हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग अपना पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत नहीं, जो लूसेंट जीके की बुक आती है, लूसेंट जीके से हम लोग इस समय पॉलिटी कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री ऑलरेडी कंप्लीटेड है और ज्योग्राफी में भी हमने लिथोस्फीयर वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग इस समय पॉलिटी देख रहे हैं। पॉलिटी में भी पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4A तक एकदम कंप्लीट हो गया है। पार्ट 5 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने राष्ट्रपति को कवर कर लिया, उपराष्ट्रपति जी को भी कवर कर लिया है, इवन महान्यायवादी को भी हमने कवर कर लिया है। आज हम अपना स्टार्ट करेंगे जो संसद है हमारी उसको, और संसद को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं फ़ोटो, ये किसकी फ़ोटो है? तो जो हमारी नई संसद भवन बनी है उसकी ये फ़ोटो है। आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत चर्चा में थी। मैंने एक बार लगाया है, हालांकि थंबनेल में भी लगाया है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जो हमारा संसद है, हम देखेंगे कि इसमें इसके 3 अभिन्न अंग होते हैं। ये 3 लोगों से मिलकर के बनती है, और वो 3 लोग कौन कौन हैं? तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि राज्यसभा, और दूसरा आप देखेंगे लोकसभा, और इसके साथ साथ आप देखेंगे कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। तो आपसे कल को अगर पूछ लिया जाए कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो किस सभा के, मतलब कि किस सदन के सदस्य होते हैं, लोकसभा या फिर राज्यसभा, तो आप बताइएगा भैया ना वो लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वो तो संसद के अभिन्न अंग हैं। संसद बिना राष्ट्रपति के कंप्लीट नहीं होती है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं इसको। आप देखेंगे कि जो हमारी संसद है, इसके जो 3 पार्ट्स हैं, इसमें आपने देखा कि जो हमारा आर्टिकल 52 था उसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया था कि भारत में 1 राष्ट्रपति होंगे। वैसे ही जो संसद का प्रोविज़न है, ये किस में किया गया है? तो संसद का जो प्रोविज़न है आर्टिकल 79 में किया गया है। राज्यसभा का जो प्रावधान है ये आपको आर्टिकल 80 में देखने को मिल जाएगा, जबकि जो लोकसभा के बारे में बातचीत की गई है ये आर्टिकल 81 में किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा। हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा आर्टिकल 79 है वो हमें क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 79 है वो क्या कहता है, देखते हैं अब हम लोग कि भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनेगी। ये हमें हमारा आर्टिकल जो 79 है वो यही कहता है। इसमें कुल मिला के संसद के बारे में बताया गया है कि जो संसद है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनेगी। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के हमारी जो संसद है वो बनेगी। तो ये मैंने पहले भी बताया, लेकिन आर्टिकल 79 में ये लिखा गया है, तो आर्टिकल 79 को याद रखिएगा कि इसमें यही चीज़ बताई गई है। आगे देखते हैं जो हमारा आर्टिकल 80 है वो क्या कहता है। तो हमारा जो आर्टिकल 80 है, यहीं से हमारा जो राज्यसभा है उसके बारे में बातचीत की गई है। जो राज्यसभा है उसके बारे में कहाँ बताया गया है, तो आर्टिकल 80 में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनकी जो अधिकाधिक संख्या है, यानी अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है। और राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80 में ही बताया गया है। और आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति है जो राज्यसभा के मेंबर बनना चाहते हैं तो उनकी एज का क्राइटेरिया कितना होना चाहिए, तो वो 30 ईयर प्लस होने चाहिए, यानी कि 30 साल से अधिक उनकी उम्र हो चुकी होनी चाहिए, तभी वो राज्यसभा के मेंबर बन सकेंगे। और जो राज्यसभा का अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो उनका जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, तो वैसे ही जैसे आपने देखा था राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सा मत प्रणाली? तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इनका भी चुनाव होता है। संक्रमणीय मत प्रणाली अब कैसे होता है ये सब हम लोग नहीं देखेंगे, ये सब किसी एग्जाम में पूछता भी नहीं है। आगे हम देखते हैं कि हमारा जो मतलब कि राज्यसभा है, जो हमारी राज्यसभा है उसमें वर्तमान में कितने मेंबर हैं राज्यसभा। तो इसका जो हाईएस्ट मेंबर हो सकते हैं वो आप जानिए कि जो है 250 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसमें मेंबर कितने हैं, तो 245 मेंबर अभी यहाँ पर उपलब्ध हैं, यानी कि 245 मेंबर हैं हमारे राज्यसभा में। और इस 245 में आप देखेंगे कि जो 12 मेंबर हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। मनोनीत किया जाता है किनके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और ये जो लोग मनोनीत होंगे ये किस क्षेत्र से बिलोंग करेंगे, तो इसमें कुछ क्राइटेरिया मतलब कि फिट किया गया है। और वो क्राइटेरिया में आप देखेंगे या तो वो कला से जुड़े हों, या फिर उन्होंने साहित्य में कोई उपलब्धि हासिल की हो, या फिर कला साहित्य के अलावा विज्ञान से जुड़े हों, या फिर समाज सेवा, विज्ञान या फिर समाज सेवा। आप देखेंगे कि समाज सेवा में तो हर तरह के व्यक्ति आ जाते हैं, कोई भी काम करे हर काम समाज सेवा में आ जाता है। और इसके साथ साथ और क्या है, सहकारिता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए, यानी कि इन सभी में से किसी एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को जो
हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि सचिन तेंदुलकर जी वो राज्यसभा के मेंबर थे और वो गेम से रिलेटेड थे। ऐसे ही जो नरगिस दत्त थी वो भी मतलब राज्यसभा में नियुक्त नहीं की गई थी, मनोनीत की गई थी मतलब कि राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो आगे देखते हैं जो ये राज्यसभा के मेंबर होते हैं, इसमें एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो 233 मैंने बताया ना कि अभी जो है 12 सदस्य कहाँ से आते हैं, तो 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो 233 सदस्य हैं ये कहाँ से आएंगे, तो ये 233 जो सदस्य हैं ये संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि यूनियन टेरेटरी और जो हमारा मतलब कि यूनियन टेरेटरी और जो स्टेट्स हैं उनसे बिलोंग करते हैं। अब देखेंगे कि जो हमारी यूनियन टेरेटरी है उसमें केवल 3 ही ऐसी यूनियन टेरेटरी है जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, और वो 3 यूनियन टेरेटरी कौन सी है, तो आप देखिए जम्मू कश्मीर में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कितना है, तो टोटल 4 सीट्स हैं। अगर दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली की अगर हम बात करें तो इनका प्रतिनिधित्व कितना है, तो 3 है। और इसके अलावा पुदुचेरी जो है उनका भी प्रतिनिधित्व है, पुदुचेरी का प्रतिनिधित्व है और कितना है, तो केवल 1 सीट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखिएगा। और इसके अलावा आप जो अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, इन सब का राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो ये हमने देखा हमारा जो आर्टिकल 80 था, ये इसमें क्या बातचीत थी। अब हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 81 है उसको हम नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि वो लोकसभा से संबंधित है। अब हम देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 83(1) है वो हमसे क्या कहता है। तो ये सदस्य संख्या हमने देख ही ली। तो जो हमारा आर्टिकल 83(1) है वो क्या कहता है, अब हमें ये देखना है। तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, मैंने ये बात कई बार बताई है, इवन इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी बताया था कि ये एक अस्थाई सदन है, यानी कि इसका विघटन नहीं होगा कभी। ये एक अस्थाई सदन है, ये एक अस्थाई सदन है। और ये कहाँ बताया गया है, ये आर्टिकल 83(1) में बताया गया है। ये कभी भी भंग नहीं होगी, कभी भंग नहीं हो सकती। जो राज्यसभा है वो कभी भंग नहीं होगा। और इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, तो जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल आप देखेंगे कि 6 ईयर्स का होता है। कितने टाइम पीरियड का, तो 6 ईयर्स का। और जो लोकसभा में है वो जो है उनका कार्यकाल कितना होता है, 5 ईयर्स का। लेकिन राज्यसभा का अगर कोई मेंबर है तो इनका टाइम पीरियड होता है 6 ईयर्स का। फिर से बता रहे हैं, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका अपना कार्यकाल होता है 6 ईयर्स का। और इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि राज्यसभा के 1/3 जो सदस्य होते हैं, 1/3 सदस्य, ये हर 2 साल में ये लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि ये लोग वहाँ से रिटायर्ड हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो 6 ईयर्स जिनका कंप्लीट हो चुका होगा वही लोग यहाँ से सेवानिवृत्त होंगे। ऐसा नहीं है कि जो है केवल और केवल हर 2 साल में 1/3 सदस्य जो है 2 साल में हर 1/3 सदस्य अगर निकल रहा है तो उनका टाइम पीरियड केवल 2 साल का है, नहीं। जो मेंबर का टाइम पीरियड 6 ईयर्स कंप्लीट हो गया होगा वही लोग यहाँ से सेवानिवृत्त होंगे। तो ये हमारा आर्टिकल 83(1) में बताता है। फिर से एक बार जान लीजिए कि क्या कहता है हमारा आर्टिकल 83(1). तो हमारा आर्टिकल 83(1) केवल यही बताता है आपको कि जो राज्यसभा है वो एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं होता है। इनके जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, इसके मेंबर्स का कार्यकाल 6 ईयर्स का होता है। और इसके साथ साथ इसके जो 1/3 सदस्य हैं हर 2 वर्ष में वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को इसमें, कभी मुझे भी बहुत हुआ करता था। आगे देखते हैं जो राज्यसभा के सभापति हैं और उनके राज्यसभा के सभापति और उप सभापति के बारे में हमें आर्टिकल 89 में बताया गया है। तो जो राज्यसभा के सभापति और उप सभापति हैं इनसे जो रिलेटेड आर्टिकल है वो कौन सा है, आर्टिकल 89 है। तो देख लेते हैं कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो कौन होगा। तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे वही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यानी कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेंगे वो स्वयं ही राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। उन्हें उसके लिए कोई स्पेशल फिर से चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। वर्तमान में हमारे जो है राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी। मैंने उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो है यहीं पे प्लेलिस्ट बनी हुई है पॉलिटी नाम से, आप उसको जा करके अच्छे से देख सकते हैं।
आगे देखेंगे कि जो राज्यसभा है ये यथाशीघ्र यानी कि जैसे राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राज्यसभा के सभापति जो है उपराष्ट्रपति जी बन गए, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जो राज्यसभा है वो अपने मेंबर्स में से ही किसी एक व्यक्ति को अपना उपसभापति चुन लेगी। और इसके साथ साथ जब जब उपसभापति का कभी सपोज दैट कोई इमरजेंसी हुई और वो जो उपसभापति थे उनका जो पद है वो रिक्त हुआ, तो फिर से उन्हीं मेंबर्स में से यानी राज्यसभा के मेंबर्स में से किसी एक व्यक्ति को फिर से उपसभापति चुन लिया जाएगा। एक पॉइंट पूछा जाता है सॉरी, वो पॉइंट ये है कि पूछा जाता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, वो ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जो उस मेंबर के सदस्य नहीं होते हैं, उसके बाद भी मेंबर मतलब कि अध्यक्ष होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके सभापति होते हैं यानी उसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके साथ साथ आपसे अगर कल को पूछ ले कि क्या उपसभापति और सभापति दोनों ही मेंबर नहीं होते, तो ऐसा नहीं होगा। जो सभापति हैं वही जो है राज्यसभा के मेंबर नहीं होते, जबकि उपसभापति को राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो अपने में से ही किसी एक को चुन लेते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है आपको। और ये जो आप देख रहे हैं आर्टिकल 90, ये हमें बताता है कि जो उपसभापति का पद रिक्त हो, पद त्याग और पद से हटाए जाना, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है, तो ये आर्टिकल आपको 90 में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन एक बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है मैच द फॉलोइंग में कि जो राज्यसभा के मतलब आर्टिकल 90 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा कि राज्यसभा के सभापति या उपसभापति के पद त्याग और पद की जो रिक्ति है उससे संबंधित है आर्टिकल 90। तो चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो आप जानिए कि जो उपसभापति हैं यदि ये राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे तो इनका पद रिक्त हो जाएगा, यानी कि उपसभापति जो हैं वो राज्यसभा के मेंबर होना उनका अनिवार्य है, वो राज्यसभा के मेंबर हों ये अनिवार्य है। अगर वो राज्यसभा के मतलब कि सदस्य नहीं रहेंगे तो फिर वो उपसभापति के पद पर भी नहीं रहेंगे। तो अगर ये मतलब कि राज्यसभा के सदस्य नहीं हैं तो ये पद से भी हटा दिए जाएंगे। दूसरा आप देखेंगे कि ये जो है अपना मतलब कि इस्तीफा दे करके भी अपना पद छोड़ सकते हैं, यानी कि ये सभापति को संबोधित करके, जो उपसभापति हैं ये राज्यसभा के सभापति को संबोधित करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। त्यागपत्र के द्वारा भी अपना पद त्याग सकेंगे। तो ये एक और प्रोविज़न है इनको हटाए जाने का, यानी स्वयं से ही सभापति को त्यागपत्र दे करके अपना पद त्याग सकते हैं। तीसरा आप देखेंगे कि राज्यसभा के तत्कालीन जो समस्त सदस्य हैं, यानी कि अगर इनको हटाया जाना है तो उसके लिए और क्या हो सकता है प्रोविज़न, तो राज्यसभा के उस समय यानी कि तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के द्वारा बहुमत के द्वारा जो पारित संकल्प और आप लोग इसका नोट्स बनाना चाहें तो आराम से बना सकते हैं के द्वारा भी इन्हें इनके पद से हटाया जा सकेगा। लेकिन इसके लिए एक मतलब कि बात होती है कि अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए 14 दिन पहले पूर्व सूचना देना अनिवार्य होगा। जैसे कि राष्ट्रपति को हटाए जाने यानी कि आर्टिकल 61 के तहत जो राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जाता है, तो मैंने उसमें भी आपको बताया था कि अगर आपको महाभियोग की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है तो इसके लिए 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति जी को सूचित करना होगा। तो वही से ही सेम प्रोविज़न है, अगर राज्यसभा के जो उपसभापति हैं इनको हटाए जाने का संकल्प लाना है तो आपको 14 दिन पहले उन्हें पूर्व सूचना देनी होगी। और ये हो गया उनके हटाए जाने से संबंधित जो कुछ भी बातें थी आर्टिकल 90। राज्यसभा के उपसभापति की बात हो रही है, सभापति की बात नहीं हो रही, तो इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि सभापति और उपसभापति में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। अब हम देख लेंगे कि राज्यसभा के वो मेंबर्स जो आगे चल करके प्रधानमंत्री बने हैं, तो टोटल 4 मेंबर्स हैं। हम चारों लोगों को देख लेंगे कि वो 4 मेंबर्स कौन हैं। सबसे पहले आप जानिए कि जो इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी ये राज्यसभा की मेंबर थी जब ये प्रधानमंत्री बनी थी। और कब की बात हो रही है तो 1966 से जो 1967। फिर आप देखेंगे जो HD देवगौड़ा जी हैं, HD देवगौड़ा ये भी राज्यसभा के ही मेंबर थे। और कब इनका टाइम पीरियड रहा है 1996 से 1997। और जो IK गुजराल जी हमारे PM रहे थे, IK गुजराल
तो आई के जो गुजराल जी हमारे पीएम रहे हैं, उनका भी टाइम पीरियड कब रहा, 1997 से 1998, ये भी राज्यसभा के मेंबर थे। और सबसे फेमस डॉक्टर जो मनमोहन सिंह जी रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनको सारे व्यक्ति जानते होंगे कि ये राज्यसभा के मेंबर थे, मनमोहन सिंह जी, तो ये भी जो है राज्यसभा के मेंबर थे और इनका टाइम पीरियड आप देखेंगे 2004 से 2014 तक था। तो आपसे पूछा जा सकता है ना कल को कि क्या जो है कोई व्यक्ति अगर राज्यसभा का मेंबर है तो क्या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? तो गलत बात है, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप देखिए कि 4 लोग ऑलरेडी बन चुके हैं अभी तक भर में, तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। कौन कौन? इंदिरा गांधी जी, SD देवगौड़ा, के गुजराल और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये लोग ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे भारत देश के जो राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जो हमारा आर्टिकल 92 है वो क्या कहता है, तो एक बात याद रखिएगा, जैसे अभी हम लोग जिस तरह से बुक्स में दिया हुआ है उस तरह से आर्टिकल्स को कवर करते चल रहे हैं। जब सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी तो हम पूरे के पूरे आर्टिकल्स का एक अलग वीडियो बनाएंगे, आर्टिकल 1 से आर्टिकल 395 तक। तो आप लोग अभी पूरा जो बुक में है उसको देखिए, उसके बाद पूरे के पूरे आर्टिकल्स का एक सीरीज हिलाएंगे। अब एक दिन में नहीं कंप्लीट हो पाएगा, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें बताने को, तो उसको 2-3 वीडियो में लाएंगे, उसके बाद फिर एक बार कंपाइल करके भी उसको दे देंगे। तो आप लोग पहले इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप पूरे के पूरे आर्टिकल्स को एक साथ देख लीजिएगा। और आपने देखा होगा आर्टिकल 79 तक हम लोगों ने लगभग क्रम से ही आर्टिकल्स को कवर किया है, लेकिन अब यहाँ क्रम भंग हो गया है। चूँकि क्रम भंग होना जायज़ भी है, वरना कुछ चीज़ें छूट जाएंगी एक टॉपिक से। तो हम देखते हैं हमारा जो आर्टिकल 92 है वो क्या कहता है। तो जो हमारा आर्टिकल 92 है वो कहता है कि जब कभी भी सभापति या उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होंगे। और ये कहाँ बताया गया है? ये आर्टिकल 92 में बताया गया है। अभी जो IAS की परीक्षा हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था सभापति को लेकर के कि क्या जो सभापति हैं वो अगर उनको हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन है तो क्या वो पद पे रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो याद रखिएगा कि वो पीठासीन नहीं होंगे, यानी वो उनको अपना पद छोड़ना होगा। तो ये हमारा कहाँ लिखा गया है? तो आर्टिकल 92 में लिखा गया है, याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं आगे, जो आगे बताया गया है कि जो मंत्री परिषद होती है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, जबकि आप देखेंगे जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति, इसको मैंने कल ही बताया था, प्रति उत्तरदायी होती है। जबकि अगर एक मंत्री की बात करें तो जो एक मंत्री होते हैं वो किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये याद रखिएगा कि जो मंत्री परिषद होती है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी बिल्कुल नहीं होती है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आगे देखेंगे जो हमारा आर्टिकल 249 है वो क्या कहता है। तो आप याद रखिएगा इस पॉइंट को, ये क्वेश्चन कई बार ऑलरेडी बन चुका है, आगे भी इसके बनने के बहुत चांस हैं कि जो हमारा आर्टिकल 249 है वो क्या कहता है। तो हमारा आर्टिकल 249 कहता है कि यदि राज्यसभा के उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके यह घोषित कर दिया जाए कि ये जो सब्जेक्ट है ये राज्य सूची से मतलब राज्य सूची का विषय है लेकिन राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस विषय पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकेगी। यानी कि जो राज्यसभा है अगर वो संकल्प ला करके जो उपस्थित और मत देने वाले व्यक्ति हैं उनके 2/3 बहुमत के द्वारा कोई संकल्प ला करके पारित करती है और किस सब्जेक्ट से, तो ऐसे विषय जो राज्य सूची से संबंधित हो, राज्य सूची से संबंधित किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अगर उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 लोगों के बहुमत से प्रस्ताव लाए तो जो संसद है वो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है। तो राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है और ध्यान रखना है कि राज्य सूची के विषय पे कानून बना पाएगी। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो मतलब कि कानून है वो किससे रिलेटेड होना चाहिए, तो वो जो है राष्ट्रीय महत्व से रिलेटेड होना चाहिए। और इसके बाद एक बात और याद रखना है कि ये जो कानून बनाया जाएगा ये अस्थायी होगा, यानी कि स्थायी नहीं होगा। लेकिन भले ही ये अस्थायी है लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो वो इसे एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो अगर राज्यसभा ऐसा चाहे तो फिर इसको भी याद रखिएगा कि आर्टिकल 249 हमारा क्या कहता है, यही कि कोई यदि मतलब राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और वो सब्जेक्ट जो है वो किससे रिलेटेड है, राज्य सूची से रिलेटेड है। राज्य सूची दैट मीन्स उस पर कानून राज्य सूची यानी कि राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाए। मैंने आपको स्केड्यूल 7 पढ़ाया है, उसमें बताया था कि जो सब्जेक्ट्स हैं वो 3 भाग में डिवाइड हैं। एक तो राज्य सूची के जो विषय हैं, दूसरा केंद्र सूची और तीसरा समवर्ती सूची। तो जो राज्य सूची के सब्जेक्ट्स हैं उन पे केवल राज्य कानून बनाती है, जबकि जो केंद्र सूची का विषय है उस पर केंद्र
केंद्र कानून बनाती है। लेकिन जो समवर्ती सूची है उस पे आप देखेंगे कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा ही कानून बनाया जाता है। और अगर सपोज दैट दोनों के कानून में किसी तरह का विवाद होता है तो जो कानून बनाया गया है केंद्र के द्वारा वही कानून मान्य होगा। और हमने समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो लिया कहाँ से है, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। ये सारी बातें भी याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, हमने आर्टिकल 249 भी देख लिया। अब हम एक स्पेशल शक्ति मिली हुई है जो हमारी मतलब राज्यसभा है उसको एक शक्ति मिली हुई है, और वो शक्ति क्या है सर नीचे, हाँ यहाँ पे। तो हमारा जो आर्टिकल 312 है यानी कि जो हमारा आर्टिकल 312 है इसमें बताया गया है जो राज्यसभा है उसको एक स्पेशल शक्ति यानी कि वैसे तो आप देखेंगे कि जो राज्यसभा है उसके पास कोई विशेष पावर नहीं है, जबकि हमारी जो लोकसभा है वही पावरफुल है। लेकिन ये एक ऐसी पावर है जो लोकसभा के पास भी नहीं है। और ये कौन सी पावर है, तो आप जानिए कि केवल राज्यसभा को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम, इसको जरूर याद रखिएगा कि कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा, कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करती है। तो ये अधिकार उनके पास होगा, 2/3 बहुमत से ये अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती हैं। किसका सृजन कर सकती हैं, तो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। और ये किसका अनन्य अधिकार है, तो ये राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन ये आप देखेंगे कि राज्यसभा का अनन्य अधिकार है। वरना आप देखेंगे कि ज़्यादातर चीज़ों में आप देखेंगे कि जो राज्यसभा है उसके पास कोई विशेष पावर नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो कानून संविधान में संशोधन वाला कानून है उसमें आप देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा को बराबर की शक्तियाँ मिली हुई हैं। और ये क्वेश्चन एक बार IAS के प्रीलिम्स में पूछा गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे संसद भवन से रिलेटेड, जो हमारा पुराना संसद भवन था उससे रिलेटेड है। नया संसद भवन हम लोकसभा के बाद कवर करेंगे, उससे जो भी रिलेटेड पॉइंट्स हैं। तो ये जो पुरानी संसद भवन है इसके बारे में आप जानिए कि ये कैसे थे। तो यह एक वृत्ताकार, ये वृत्ताकार थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आधा था यहाँ और होना चाहिए था। यह एक वृत्ताकार भवन है जिसकी डिज़ाइन आर्किटेक्ट सर एडमिन लुटियंस और सर हेबर्ट ब्रेकर ने कब किया था, तो 1912 और 13 में तैयार किया था। आप देखेंगे जो संसद भवन की नई मतलब कि 12/2/1921, ये नई नहीं है दरअसल, ये न्यू है, यहाँ पे नई लिख उठा है। तो ये क्या है भैया, न्यू है, न्यू। तो जो संसद भवन यानी जो हमारी पुरानी संसद भवन थी इसकी न्यू 12/2/1921 को रखी गई थी। और इसकी जो संरचना की बाहरी परिधि है ये कितनी है, तो ये 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभों पर टिकी हुई है। एक बार फिर से बता रहे हैं, जो हमारा पुराना संसद भवन था अभी इसको संविधान सदन बोला जाने लगा है, जो हमारी पुरानी संसद है, क्योंकि अभी नया संसद भवन बन चुका है जिसकी फोटो मैंने लगाई हुई थी ऑलरेडी। तो जो हमारी पुरानी संसद भवन है इसको अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। और ये कैसे है, तो यह एक वृत्ताकार भवन है और इसकी डिज़ाइन किसने तैयार की थी, तो आर्किटेक्ट थे सर एडविन लुटियंस के द्वारा तैयार की गई थी। और सर हेबर्ट ब्रेकर ने भी इनको मतलब इनकी हेल्प की थी। कब, 1912 से 1913 में। इसकी नींव कब रखी गई थी, 1921 में इसकी नींव रखी गई थी। और इसकी जो संरचना है इसकी बाहरी परिधि 144 ग्रेनाइट पत्थरों के स्तंभों पर टिकी हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं पुराने संसद भवन से, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, हमने आर्टिकल 312 देख लिया। अब हम देखेंगे हमारा जो आर्टिकल 1091 है ये क्या कहता है। तो ये धन विधेयक से संबंधित है। और आप जानते हैं कि जो धन विधेयक है उसमें कोई विशेष शक्तियाँ नहीं मिली हुई हैं हमारी राज्यसभा को। तो हमारा, और आप याद रखिएगा इस बार आर्टिकल 109 उत्तर प्रदेश नहीं, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें 109 आर्टिकल के बारे में पूछा गया था। तो जो हमारा आर्टिकल 109(1) है ये क्या कहता है, ये आपको बताता है कि जो धन विधेयक है ये राज्यसभा में ना तो पुनः स्थापित किया जाएगा और ना ही इसके संबंध में राज्यसभा को कोई शक्तियाँ ही मिली हैं। राज्यसभा इसमें ना तो कोई सिफारिश कर सकती है और ना ही राज्यसभा में इसको पुनः स्थापित किया जाएगा। और अगर सपोज दैट किसी तरह की कोई सिफारिश कर सकती है, अगर कोई सिफारिश करती भी है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसको लोकसभा के द्वारा माना ही जाए। अगर लोकसभा चाहे तो उसको मान भी सकती है या ना भी माने, इसमें राज्यसभा कुछ भी नहीं कर सकती। तो यहाँ देखना है कि राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती है धन विधेयक से संबंधित। बस इतना ही होता है कि अगर कोई विधेयक धन विधेयक से रिलेटेड है तो उसको राज्यसभा के पास भेजा जाता है। 14 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। अगर 14 डेज़ में राज्यसभा ने उसमें अगर कोई संशोधन करना है, इस तरह का कोई प्रस्ताव देना है, दिया तब भी, नहीं दिया तब भी, फिर वो पारित मान लिया जाएगा।
अगर उन्होंने सोचा कि अब हम रख ही लेते हैं, इसको वापस नहीं करते हैं, तो फिर ये अपने आप में पारित हो जाएगा। यहाँ पे राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं वो किसी काम की नहीं है, तो ये नल है एक तरह से। तो जो देखिए कि राज्यसभा ना तो धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है और ना ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। और ये हमारा कहाँ लिखा हुआ है, तो जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 109 का क्लॉज 1 है वहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रपति हैं, यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं, इनके द्वारा वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करना आवश्यक है। जो राज्यसभा है इसके एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की जो पहली बैठक है इसकी नियत तिथि के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कि साल भर में कम से कम 2 बार राज्यसभा की जो अधिवेशन है उसको करना अनिवार्य है। कुल मिलाकर के ये बताएगा। और ये किसके द्वारा आहूत किया जाता है, तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। फिर हम देखेंगे राज्यसभा का जो पहली बार गठन हुआ था कब हुआ था, तो जो पहली बार गठन हो गया था वो 3 अप्रैल 1952 को ही हो गया था। लेकिन इसकी जो पहली बैठक हुई है वो 13 अप्रैल 1952 को हुई है। तो इसका जो गठन हुआ है कब हुआ है, पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। बैठक फिर आगे देखेंगे कि 3 मई, ये मई है, 3 मई 1952 में पहली बैठक की गई थी राज्यसभा की। राज्यसभा में मैंने बताया जैसा कि जो राज्यसभा है उसमें आप देखेंगे कि ना तो अंडमान निकोबार का कोई प्रतिनिधित्व है, ना ही चंडीगढ़ का, ना तो दादरा नगर हवेली, ना तो दमन दीव और ना ही लक्षद्वीप। तो इन लोगों का राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। केवल पुदुचेरी, दिल्ली और चंडीगढ़ का ही था, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। चंडीगढ़ नहीं, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की 4 सीटें, दिल्ली की 3 सीटें और पुदुचेरी की केवल 1 सीटें ही राज्यसभा में हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल बहुत पूछा जाने लगा है कि राज्यसभा में किसकी कितनी सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 31 सीट्स हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, बिहार में 16 हैं, पश्चिम बंगाल में 16 है, कर्नाटक में 12, आंध्र प्रदेश में 11 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं, गुजरात की 11 हैं। सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में ही है। और उसके बाद उड़ीसा में कितनी है, तो उड़ीसा में 10 है, राजस्थान में भी 10 हैं। राजस्थान वाला उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जा चुका है, तमिलनाडु भी पूछा जा चुका है और गुजरात भी पूछा जा चुका है। केरल में 9 है, पंजाब में 7 है, असम में भी 7 है। इसके अलावा जो तेलंगाना है इसमें कितनी है, तो तेलंगाना की भी 7 सीटें हैं राज्यसभा में और झारखंड की 6 हैं, छत्तीसगढ़ की 5 है, हरियाणा की 5, हिमाचल प्रदेश की 3, उत्तराखंड की भी 3 है, नागालैंड की केवल 1 सीट है। और इसके साथ आप देखिए कि सभी का केवल एक ही एक है, जैसे नागालैंड का भी केवल 1 है, मिजोरम का भी केवल 1, मेघालय का भी केवल 1 सीट है, मणिपुर का भी केवल 1 सीट है और जो त्रिपुरा है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा, इन सब की केवल 1-1 सीटें राज्यसभा में हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारी राज्यसभा है उसके प्रथम उपसभापति के रूप में किनका चुनाव हुआ था, तो श्री SV कृष्णमूर्ति राव। तो राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, SV कृष्णमूर्ति राव जी थे। और इसके साथ ये रहा आज का अपना क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। राज्यसभा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सब हमने कवर कर लिया और हमने लूसेंट से कवर किया है। तो फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें और मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं लूसेंट की सीरीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके साथ ज़रूर जुड़े रहिए। साथ में टेट, सुपर टेट की हम अभी प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। अभी तो हम लोग केवल और केवल GS GK की प्रैक्टिस स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग चाहें तो उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।